पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी, ये स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सतपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, ये आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, सुना 300 करोड़ का उसका व्यापार हुआ था, कश्मीर फाइल्स। सतपाल मलिक जी जो बता रहे हैं, ये 300 करोड़ के ही घोटाले की कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। उस फिल्म पे तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इस पे कौन मुंह खोलेगा, इस पे कौन बोलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो, सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। किसको सजा होनी चाहिए, सजा हो किसको रही है? उनकी सुरक्षा खत्म करके आपने उनको छोड़ दिया। और उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि कोई मुझे मार डाले। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। बहुत ही विस्फोटक है। उम्मीद करता हूं कि जिन गुलामों की आवाज पे सुबह से शाम तक आप लोग डिबेट करते हैं, इस सत्य की आवाज पर भी आप लोग डिबेट करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंटरव्यू लेने वाले ने बड़े तीखे सवाल पूछे। ये वही इंटरव्यू लेने वाला है जिसके एक सवाल से किसी को प्यास लग गई थी, पानी पी के हलक सूखता हुआ निकल गया था। सत्यपाल मलिक जी ने तो बड़ी वीरता के साथ सब जवाब भी दिए। बात में कहा गया, अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले, तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया। तुम चुप रहो। मीडिया के साथियों से सिर्फ मैं यह कहना चाहती हूं कि एक पूर्व राज्यपाल जो आतंकी हमले के दौरान गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनके लगाए हुए आरोप है, उनका खुलासा है। तो जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मीडिया में, टीवी चैनल्स में और अखबार में इस पर सांप जरूर सूंघ गया है। आपने जो बात कही, बहुत बड़ा अंतर है। ये एक पूर्व राज्यपाल कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसने किसान आंदोलन के दौरान एक बड़ा खुलासा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बोला 700 किसानों की शहादत हो गई, और मोदी जी ने पलट के कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे। ये कहने के बाद पीएमओ से कोई खंडन नहीं आया। तो आज भी जब सत्यपाल मलिक ऐसा सच बोल रहे हैं, ऐसा खुलासा कर रहे हैं, तो बीजेपी की आईटी से लगी हुई है उनको डिस्क्रेडिट करने में कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। मुझे ऐसा लगता है वो भाजपा के बड़े नेता हैं। आपने 4-4 राज्यों में उनको संवैधानिक पद पर बिठाया है। अगर वो इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं तो ये लाजमी है लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र जीवित है इस देश में, तो ये लाजमी है कि चुनी हुई सरकार इसका संज्ञान ले और इस पर जवाब दे। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण
और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी करप्शन पे, जब वो आपके पास शिकायत करते थे गोवा में, खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं, और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सतपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है,
वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी, किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है। इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, सुना 300 करोड़ का उसका व्यापार हुआ था, कश्मीर फाइल्स। सतपाल मलिक जी जो बता रहे हैं ये 300 करोड़ के ही घोटाले की कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। उस फिल्म पे तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इस पे कौन मुंह खोलेगा, इस पे कौन बोलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो। सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। किसको सजा होनी चाहिए, सजा हो किसको रही है? उनकी सुरक्षा खत्म करके आपने उनको छोड़ दिया। और उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि कोई मुझे मार डाले। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। बहुत ही विस्फोटक है। उम्मीद करता हूं कि जिन गुलामों की आवाज पे सुबह से शाम तक आप लोग डिबेट करते हैं, इस सत्य की आवाज पर भी आप लोग डिबेट करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंटरव्यू लेने वाले ने बड़े तीखे सवाल पूछे। ये वही इंटरव्यू लेने वाला है जिसके एक सवाल से किसी को प्यास लग गई थी, पानी पी के हलक सूखता हुआ निकल गया था। सत्यपाल मलिक जी ने तो बड़ी वीरता के साथ सब जवाब भी दिए। पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया? जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया? इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए? और इस जांच का क्या हो रहा है? ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी। अगाए बगाए इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है। और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई, और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। और इसमें जो दूसरी लाइन है, उसमें जो पहले व्यक्ति हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज से आते हैं। और उनकी शहादत के वक्त जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने वहां पर उनके पिता को, उनकी गर्भवती पत्नी को और उनके छोटे से बच्चे को बिलखते हुए देखा है। तो मेरे लिए यह मामला बहुत निजी है। ईश्वर जाने इसका सत्य क्या है, लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर, राज्यपाल थे जब यह हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद
सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच, अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए, और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।